सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम तज्जिया मैं हूं अलीना इलियास और मेरे साथ मौजूद हैं समी इब्राहिम साहब। मौलाना तारिक जमील साहब ने जो माफ़ी मांगी, उन्होंने बड़ेपन का इजहार किया और मुजाहरा भी किया। इस हवाले से बात करेंगे और इसके साथ साथ अहम तब्दीलियाँ हुई हैं और बहुत पॉजिटिव तब्दीलियाँ हुई हैं, उसको भी शामिल गुफ्तगू करेंगे। और 18वीं तरमीम के हवाले से एक डिबेट शुरू हो गई है और स्पेसिफिक एक ग्रुप है जो ये डिबेट कर रहा है, कुछ इस हवाले से भी बात करेंगे। जी समी साहब। अलीना, आज का दिन जो है हैपनिंग, बहुत हैपनिंग्स हैं। पिछले वैसे तो 2-3 दिनों से ही चल रहा है, जब से वो टेलीथॉन शुरू हुआ है, एहसास टेलीथॉन प्राइम मिनिस्टर फंड का। तो उसमें बहुत ज़्यादा मौलाना पर जिस अंदाज में गुफ्तगू हुई, वो उसने हम लोग खामोश रहे। खासा मैं इसमें मेरा ख्याल था कि हमें नहीं बोलना चाहिए, लेकिन ये इतना बढ़ गया इशू, सोशल मीडिया पर भी है और तो मुझे लगता है कि हमें ज़रूर इस पे बात करनी चाहिए, क्योंकि ये इसका बुनियादी ताल्लुक है साइकी से कि क्या फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का फिर मतलब क्या है। कि अगर कोई बंदा भी टॉलरेट ना करे, सियासतदान अगर टॉलरेट ना करे तो बड़ी तनकीद, उलमा टॉलरेट ना करें तो बड़ी तनकीद, लेकिन सहाफ़ियों को भी तो चीज़ों को टॉलरेट करना चाहिए और हमें भी सच्ची बात जो है वो उसको हिम्मत, हमारे अंदर हौसला होना चाहिए कि उसे माने। लेकिन ये तमाम चीज़ें जो है ना, इनसे पहले गवर्नमेंट में बड़ी आज एक इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट सबसे इम्पोर्टेंट इस लिहाज से होता है कि वो बताता है लोगों को कि क्या हो रहा है, हुकूमत क्या कर रही है, सोच क्या है, पॉलिसी क्या है। तो वो एक उसमें बुनियादी तब्दीली आई। फिरदौस आशिक अवान साहबा को हटाया गया और उनकी जगह शिबली फराज साहब को लगाया गया, सेनेटर शिबली फराज जो कायदे अवान भी हैं सेनेट में, और दूसरे जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा साहब, उनको स्पेशल असिस्टेंट लगाया गया। तो पहले इससे फिरदौस आशिक अवान साहबा स्पेशल असिस्टेंट थी, तो बेसिकली जो स्पेशल असिस्टेंट का ओहदा है वो दिया गया है आसिम सलीम बाजवा साहब, और शिबली फराज साहब को रखा गया वजीर सेहत, सॉरी वजीर इंफॉर्मेशन। अब ये सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं। जो 18th अमेंडमेंट की जो बात है, जिसमें प्राइम मिनिस्टर इस बात का गिला करते हुए नज़र आते हैं कि वफाक के पास कुछ भी नहीं है और सब कुछ सूबों के पास चला गया। सूबों ने जो रोल उनको अदा करना चाहिए था वो नहीं किया और वो फिर वो सारा मलबा सूबे जो हैं वफाक पर डालते हैं। अब इस वक्त बहस ये हो रही है कि ये बहुत सारे लोग इस बात को तस्लीम करते हैं कि 18th अमेंडमेंट जो है उसमें कुछ थोड़ा उस वक्त जो जिस अंदाज में कुछ चीज़ों को तय किया गया, शायद उनको रिविज़िट करने की ज़रूरत है। लेकिन एक बड़ा सवाल ये है कि अब क्या टाइम है इस वक्त, क्या अपोजिशन और हुकूमत के ताल्लुकात ऐसे हैं कि आप किसी ऐसे इशू पर आप एक दूसरे को मदद करके उसको सॉर्ट आउट कर सकें। देखिए ना, नैब ऑर्डिनेंस आया, बिल्कुल उस वक्त एक ख़ास माहौल था, अपोजिशन की ज़रूरत थी असम्बलीज़ के अंदर, तो नैब ऑर्डिनेंस आ गया, बहुत सारे इख्तियारात नैब से ले लिए गए। 3-4 महीने वो जो उस ऑर्डिनेंस की एज है उसमें कोई नई लेजिस्लेशन नहीं की गई। अब वो ऑर्डिनेंस लैप्स कर गया, तो वो सारे के सारे जो इख्तियारात हैं वो नैब के वापस चले गए। तो आपने ना नया ऑर्डिनेंस जारी किया, ना ही उस हवाले से कोई जो कानून साजी करनी थी वो आपने की। तो अब जब ये हो चुका है तो फिर क्या इसमें अपोजिशन आपके साथ बैठेगी? बिलावल भुट्टो साहब ने जो फिर ऑपोजिशन बैठे या ना बैठे, बहुत से लोग ये कहते हैं कि एक नया ऑर्डिनेंस जो है वो भी लाया जा सकता है या इसी का रेप्लिका किया जा सकता है। गवर्नमेंट के पास इख्तियार है ऑपोजिशन को पेश करने की। इंडिसाइसिवनेस है ना कि आपने ये किया कि ये चीज़ें हम ले लेते हैं, उसके बाद इसकी लेजिस्लेशन करेंगे। 3 महीने गुजर गए, आपने लेजिस्लेशन नहीं की। तो ये एक पार्लियामेंट के ऊपर जो है आइन साजी की, जिसमें हुकूमत भी शामिल है, अपोजिशन भी शामिल है, सफ़र किसने किया? पाकिस्तान के लोगों ने, आपस की जो कन्फ्रंटेशन है। अच्छा, अब मैं ये इसको ज़रा समझिएगा। अब जो फिरदौस आशिक अवान साहबा का एक बड़ा सवाल है, क्यों तब्दील किया गया? एक बड़ा सवाल है ना, हर शाम से स्पेकुलेशन हो रही है, कोई कुछ कह रहा है। एक मैंने चैनल पर भी देख रहा था कि वो एक रिपोर्ट आई है जी, उन्होंने 2-3 बंदे रखे हुए थे, वो जी पैसे बना रही थी। एक फजूल, यानी एक इस तरह के इल्ज़ामात और ये बातें। कल तक, आज से 6 घंटे पहले तक वो वज़ीर इत्तलात व नशरियात थी,
तो उनके हवाले से कोई ख़बर भी नहीं आ सकती थी चैनल्स पर। और यही बात अगर मौलाना तारिक जमील अगर इस बात का इजहार करें कि चैनल इस तरह करते हैं तो पूरा मीडिया भी उनके पीछे पड़ जाता है। अब आप देखें ना, सिर्फ स्पेसिफिक लोग पीछे पड़ते हैं, देखें ना, वो पीछे हटी हैं, साथ ही किसी के पास यानी ज़राए ने कह दिया जी कि वो एक रिपोर्ट बन गई, और नहीं होना चाहिए ऐसे। जब तक आप किसी के बारे में पूरी तहकीक आपको ना हो, मुझे हम बताते हैं मुझे क्या समझ आई। 18th अमेंडमेंट को आप जहन में रखें। एक बात ऐसा लग रहा है कि प्राइम मिनिस्टर ने इस बात को रियलाइज़ कर लिया है, उन्होंने अंडरस्टैंड कर लिया है इस बात को कि आने वाले वक्तों में जो ये चैलेंज है ख़ास तौर पर कोरोना का, और जिस तरीके से दुनिया में तब्दीलियां आ रही हैं, लोगों को साथ लेके चलना पड़ेगा। आपको कहीं ना कहीं कोई एक ब्रिज बनाना पड़ेगा मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ के दरमियान। भारत जो LOC पर कर रहा है, और देखें इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो लॉकडाउन, बिल्कुल ये इमरान खान साहब की ये बात सही है कि स्मार्ट लॉकडाउन होना चाहिए। कारोबार नहीं होगा तो लोग भूख से मर जाएंगे, कोरोना से बचते बचते लोग भूख से मर जाएंगे। लेकिन उसके लिए तमाम सियासी जमातों का, हर मकतबा फ़िक्र का एक सेम पेज पर होना बहुत ज़रूरी है। ये प्राइम मिनिस्टर ने रियलाइज़ कर लिया। तो सबसे पहली जो उन्होंने तब्दीली की है, वो उन्होंने तब्दीली की है वज़ीर इत्तलात व नशरियात शिबली फराज साहब। बहुत मोतदल पर्सनैलिटी, वेरी काम, एक्सेप्टेबल। वज़ीर इत्तलात व नशरियात होता ही ऐसा है। माजी में जब लोग वज़ीर इत्तलात व नशरियात चुनते थे तो सॉफ्ट स्पोकन, पढ़ा लिखा आदमी, हिस्ट्री से वाबस्ता हो, जो हिस्ट्री को जानता हो, खानवादा ऐसा हो कि जिसका कोई इज़्ज़त व एहतराम हो। तो शिबली फराज साहब अहमद फराज साहब के साहबजादे हैं और एक बड़े पढ़े लिखे आदमी हैं। अच्छा, फिर दूसरा, उनकी जो पार्टी है वो वर्कर्स समझते हैं कि ये तहरीक इंसाफ का चेहरा है। इससे पहले देखें फवाद चौधरी साहब बने तो उनको एक शौक़ था अपने आप को बहुत ज़्यादा ऊंचा बनाने का। वो शेख रशीद साहब की तरह अगर आप उन्हें वज़ीर बनाएं सेहत का तो वो बयान देंगे रेलवे के बारे में, रेलवे का बना दें तो वो बयान दे देंगे साइंस और टेक्नोलॉजी के बारे में। उनको हटाना पड़ा इसीलिए कि उन्होंने अपोजिशन के साथ, देखें जो मामला शुरू हुआ उसमें फवाद चौधरी का एक बहुत बड़ा रोल था। जो गुफ्तगू उन्होंने पार्लियामेंट में इस्तेमाल की, जिस अंदाज में वो अपोजिशन को बुलाते थे, उससे पहला झटका वो ये लगा तहरीक इंसाफ को कि अपोजिशन के साथ ताल्लुकात बहुत ख़राब हुए। फिरदौस आशिक अवान साहबा आई उनकी जगह, इन्होंने शुरू में संभाला चीज़ों को, लेकिन अब इनके भी जो रिलेशनशिप थे अपोजिशन के साथ वो एक ऐसी हो चुकी थी गुफ्तगू मारधाड़ी होती थी सर। मतलब ऐसा लगता था कि पूरा जो पंजाबी फिल्म और वो सारा चीज़ें चल रही थी, इधर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, इधर ये करती थी, और आपस में जो लैंग्वेज जिस तरीके से वो एक तब्दीली होती थी, एक्सचेंज ऑफ अब्यूजेस जो था, वो एक ऐसी चीज़ थी जो वज़ीर। इसका देखिए नुकसान हुकूमत को होता है, हुकूमत को लेके चलना होता है सबको साथ। तो शिबली फराज साहब को इसलिए लाया गया है, जो मुझे समझ में आ रही है कि इमरान खान साहब आने वाले वक्तों में कहीं ना कहीं ब्रिज बनाना चाहते हैं, और जो नेशनल क्राइसिस है इंडिया के साथ कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, जो वो कश्मीर में कर रहा है, जिस तरह LOC पर आज भी उन्होंने फायरिंग की है, तो उनको वो इसलिए साथ लेके आए। दूसरा जो अपॉइंटमेंट है वो जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा की। देखिए ये जो इस वक्त ISPR है ना, जो मॉडर्न ISPR है, और जिसमें बहुत ज़बरदस्त रेवोल्यूशन जो लेकर बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म किया था हमारे जो नहीं जो जाने वाले DG ISPR थे, अभी तो इफ्तिखार बाबर साहब है ना। तो ये जो मॉडर्न जो ISPR है, इसकी बुनियाद आसिम सलीम बाजवा, बिल्कुल ऐसा है, बिल्कुल ऐसा, ठीक है, बहुत वाइब्रेंट था। और फिर उसके बाद यानी जाहिर है हमारी फ़ौज जो है वो एक बड़ा डिसिप्लिन और एक इदारा है, और उसके जो लोग ब्रिगेडियर से जनरल्स बनते हैं, वो इतनी उनकी ट्रेनिंग होती है कि आप उनमें से किसी को भी बिठा दें तो वो फिर उस शिप को बहुत अच्छे तरीके से कैरी कर सकते हैं। तो वो कैरी हुआ शिप, अब इफ्तिखार बाबर साहब आ गए। आसिम सलीम बाजवा साहब को रखने की बुनियादी वजह यह है कि एक तो इंफॉर्मेशन उन्हें समझ है, दूसरा वो जो पाक चाइना CPEC अथॉरिटी है उसके चेयरमैन। पाकिस्तान का चाइना के साथ बहुत गहरा रिलेशनशिप है। वेस्ट ने, अमेरिका ने बहुत कोशिश की है कि किसी तरीके से CPEC को रोका जा सके, उसके प्रोजेक्ट्स के, और फिर मीडिया में बहुत ज़्यादा डिसइंफॉर्मेशन आई है। अपोजिशन ने भी बड़ी डिसइंफॉर्मेशन इस हवाले से फैलाई कि जी वो रुक गया जी, CPEC पर काम रुक गया जी। फिर ये जो भी कोरोना वायरस चाइना से, वुहान से ये शुरू हुआ, सदर ट्रंप का और चाइना का भी एक झगड़ा। आप ये सारा बैकग्राउंड जेन में रखें तो एक ऐसा आदमी इमरान खान साहब ने स्पेशल असिस्टेंट बनाया है अपना मीडिया पर,
जिसको मीडिया का बेपनाह एक्सपीरियंस है, नंबर 1। पाकिस्तान की फोर्सेस के वो बहुत अच्छे तरीके से उनकी साइकी जानते हैं, और आने वाले जो चैलेंजेस हैं उनमें इंडिया देखें, उनमें चाइना के साथ रिलेशनशिप देखें, फिर जो अफ़गान पीस प्रोसेस है वो देखें, वो अपने फाइनल स्टेजेस पे जा रहा है। तो अब क्या होगा कि इतने अहम इश्यूज़ पर जब पाकिस्तान का कोई तर्जमान बात करेगा और लेट्स से कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है जनरल आसिम बाजवा के पास, तो कोई उन्हें ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता जिससे कोई ऐसी बात हो जिससे पाकिस्तान का जो बयानिया है, पाकिस्तान का जो नैरेटिव है, उस पर कोई फ़र्क पड़े। बाजवा साहब को फर्स्ट हैंड नॉलेज और इन्फॉर्मेशन है कि पाक चाइना रिलेशनशिप क्या हो रहा है। बीइंग एक्स DGISPR, बीइंग एक्स कोर कमांडर बलूचिस्तान एरिया, वो जो सदर्न कमांड है, ही अंडरस्टैंड्स के चैलेंजेस क्या हैं, ग्रुप्स कौन से हैं, अफ़गानिस्तान में क्या हो रहा है, अमेरिका का क्या इशू है, पाकिस्तान क्या चाहता है, मुख्तलिफ ग्रुप्स क्या है, इंडिया किस तरीके से बीच में लुच तलता है आके। तो बाजवा साहब जब वहाँ पर बात कर रहे होंगे तो आएँ बाएँ शाये नहीं होगी। अभी तक PTI की गवर्नमेंट का ये क्राइसिस रहा कि जो भी लोग आए हैं वो इस जॉब के लिए ना तो वो इंटरनल पॉलिटिक्स होती थी ना, अब यहाँ पे इंटरनल पॉलिटिक्स नहीं होगी। अब उनके पास जो भी न्यूज़ आएगी वो बहुत ठीक न्यूज़ आएगी और फिल्टर होकर आएगी। अब उनको किसी और की सुनने की जरूरत नहीं है। मसलन अगर ये क्या कहते हैं फिर दौर साहबा कुछ कहकर गई हैं तो पता चलता है किसी और वजीर ने कुछ और कह दिया है और बाद में पता चलता है इमरान खान साहब को पता ही नहीं खबर चली है। अब एटलीस्ट वो नहीं होगा। दूसरी बात ये है कि अब शिबली फराज साहब देखें, वो उनका इतना स्टेचर है इमरान खान साहब के साथ कि वो जिस वक्त चाहें किसी चीज़ पर प्राइम मिनिस्टर से बात करनी है वो फ़ोन उठाएं और बात कर लें। बाजवा साहब का जो स्टेटस है, जो स्टेचर है, जिस वक्त वो चाहें आर्मी चीफ से बात कर लें, जिस वक्त वो चाहें प्राइम मिनिस्टर से बात कर लें, ताकि कोई किसी तरह की गलत इन्फॉर्मेशन ना चली जाए। तो इन हालात में ये मुझे जो एक तो डोमेस्टिक चीज़ों को काबू करने के लिए, अपोजिशन के साथ कोई ना कोई रास्ता बनाने के लिए, और दूसरा हुकूमत का बयानिया बिल्कुल दुरुस्त अंदाज में लोगों तक पहुंचाने के लिए, और कभी भी कोई जो सवाल हो किसी अहम इशू पर उसको अप टू डेट इंफॉर्मेशन के साथ फैक्ट्स बताने के लिए, ताकि लोगों के साथ और पूरी दुनिया के साथ एक फिड्यूशियरी रिलेशनशिप एस्टैब्लिश हो। आई थिंक अब आप देखें, वेरी गुड चॉइस, बहुत अच्छी। अब वेरी नाइस कॉम्बिनेशन। अब आप इमरान खान साहब की जरा देखें ना, काबीना पे जरा थोड़ा गौर करें। शाह महमूद कुरैशी कदावर शख्सियत, शिबली फराज वज़ीर इत्तलात कदावर शख्सियत, फिर उसके बाद असद उमर साहब, आप देखें एक बड़ा एक नाम, एक्सपीरियंस। नाउ एक एक वजीर पर आप बात कर लें तो अक्सरियत बाबर अवान साहब देखें, बिल्कुल बाबर अवान वेरी एक्सपीरियंस पर्सन, बिल्कुल ऐसे वो इस वक्त पार्लिमानी अमूर के एडवाइज़र हैं। और देखें वो आए ये जो सारी 18 डेफिनेटली कोर कमेटी का फ़ैसला और इमरान खान साहब का ही फ़ैसला है, लेकिन वज़ीर पार्लिमानी अमूर यानी मुशीर पार्लिमानी अमूर आए ना बाबर अवान साहब, तो ये 18th अमेंडमेंट, उस पर बात, इस पर बात। अब आप देखें वो चीज़ शुरू हो गई है कि जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हम जिन्हें कहें, जिससे बात करती थी PTI, सिस्टम्स के जो फ्लॉज हैं उनको दूर करने की बात। तो कहते हैं ना, हम तो हमेशा से ये कहते रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान एक बड़े स्लो लर्नर हैं, बट ही हैज़ हिज ओन टाइमिंग। वो अपनी टीम को देखते हैं, परखते हैं, अपने प्लेयर्स के साथ जैसे भी उन्होंने जहाँ जिसको उन्होंने इस्तेमाल करना था वो किया इस्तेमाल। अभी मैं उनकी आज काबीना के जो ये एडिशंस हुई हैं पिछले दिनों, और अभी देखें ना फ़खर इमाम, वो वज़ीर फ़खर इमाम एक बहुत ही भरपूर पर्सनैलिटी। अब अगर आप इमरान खान साहब की काबीना पर नज़र डालते हैं तो आपको वो शख्सियात, वो चेहरे नज़र आते हैं। जिस तरह लोग कहते थे ना कि भुट्टो इसलिए भुट्टो था कि उसके साथ महमूद अली कसूरी था, उसके साथ डॉक्टर मुबशर हसन था, उसके साथ जे रहीम था, ठीक है, उसके साथ अजीज़ अहमद थे, तो वो एक पूरी टीम थी उनके साथ, भुट्टो के साथ भी। तो इसी तरह अब अगर आप इमरान खान को देखें तो आई मीन स्टिल यू हैव टू गो ए लॉन्ग वे, बट नाउ यू सी इस तरह की चीज़ें कि जो बंदा जिस काम के लिए होना चाहिए, जिस तरह का बंदा, जैसे वजीर इंफॉर्मेशन वो होना चाहिए जो ठंडा हो, साथ लेके चले। संभाल लेते थे भाई, उनसे बढ़कर कोई है जिनको संभालना? अगर वो उनको संभाल सके तो पूरी ऑपोजिशन। तो ये गवर्नमेंट का काम नहीं है कि वो ऑपोजिशन अगर अब्यूज कर रही है या गुस्से में बात कर रही है तो गवर्नमेंट भी उस तरह गुस्से में बात करे। गवर्नमेंट का काम और है, अच्छा। वजीर इत्तलात और नशरियात का काम और होता है। तो लेजिस्लेशन मंजूर करनी है, कुछ करना है, उसके लिए आप अपोजिशन को साथ लेके चलो। अच्छा, स्पेशल असिस्टेंट के हवाले से कुछ बातें इस तरह की भी हो रही थी कि शायद शहबाज गिल साहब को लाया जाएगा, कुछ ऐसी चीजें भी चल रही थी सरिदरी। नहीं, शहबाज गिल साहब देखिए, उनकी एक मैं आपको बताता हूँ, शहबाज गिल साहब इमरान खान साहब के लॉयल हैं।
उनको इमरान खान साहब लेके आए, वो उनकी ज़ाती चॉइस है। अब बहुत सारे हमारे जो मखसूस जो सहाफ़ी हैं जो जिनका एक अपना सोचने का अंदाज़ है, उनकी शहबाज गिल साहब से नहीं बनती, तो उन्होंने शहबाज गिल साहब से ये कहना शुरू कर दिया कि जी आपका नोटिफिकेशन ही नहीं हुआ, और आपका नोटिफिकेशन नहीं होगा आप जिससे मतलब उनकी सलीम साफ़ी साहब के साथ एक सलीम साफ़ी भी हमारे लिए बड़े एक वो काबिल एहतराम हैं, साफ़ी हैं। तो अब उनको ये कहना कि जनाब आपका नोटिफिकेशन नहीं हुआ, उन्होंने बड़ी अच्छी बात की गिल साहब ने कि मैं प्राइम मिनिस्टर के साथ काम कर रहा हूँ, प्राइम मिनिस्टर मुझे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी, नोटिफिकेशन हो या ना हो मेरे लिए इससे क्या फ़र्क पड़ता है, मैं तो अपनी जेब से पैसे लगा रहा हूँ, इस पार्टी के साथ मैं नज़रियाती तौर पर मुत्तफ़िक हूँ और मैं इमरान खान साहब की मदद करने आया हूँ। इट्स अ ग्रेट स्टेटमेंट, ठीक है। अच्छा, अब ये चीज़ें चलती हैं, इस पर अगर किसी सहाफ़ी ने भी इस तरह की बात कर दी है ना, मसलन सलीम साहबी ने, तो गिल साहब को अपना कोई दिल छोटा नहीं करना चाहिए। देखिए ये नोक झोंक, ये इस तरह की चीज़ें चलती हैं, उसमें आप आ जाएं ज़रा इस पे आ जाएं मौलाना तारिक जमील साहब वाली गुफ्तगू पे। मैं भी वहाँ पर मौजूद था PM हाउस में जिस वक्त मौलाना ने ये दुआ मंगवाई, और उससे पहले उन्होंने गुफ्तगू की। उन्होंने कहा क्या, देखिए मैं ये नहीं कह रहा कि मौलाना ने जो कहा वो ठीक कहा, सहाफ़ियों ने जो रिएक्ट किया वो गलत किया, सोशल मीडिया पर जो हुआ वो ऐसा नहीं होना चाहिए था, नहीं, मैं कतई तौर पे ये नहीं कह रहा। आज़ादी सहाफ़त इस बात की डिमांड करती है कि अगर मौलाना तारिक जमील साहब कुछ भी कहना चाहें, उनका ये राइट है कि वो अपना ओपिनियन वो उसका इजहार करें। उनके मुकाबले में अगर कोई सहाफ़ी ये समझता है कि मौलाना साहब ने ये जो बात की है उसका नुक्ता नज़र उससे मुख्तलिफ है, उसका भी राइट है वो बात करे। एक्यूजेशन नहीं होनी चाहिए, माफियाँ जो हैं ये नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर सियासतदान उनके ऊपर बात की जाए और वो आके मुझे किसी को मुक्का मारें तो हम ये कहें कि जनाब ये तो कार्टेल एक बना दिया इन्होंने और ये इनमें कुव्वत बर्दाश्त नहीं है। तो अगर कोई आदमी सहाफ़त के बारे में बात करता है तो सहाफ़ियों को भी तो कुव्वत बर्दाश्त का इजहार करना चाहिए ना। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन डिमांड्स दैट। हर बंदे को ये हक है। ये टेलीफोन है ना, ये सोशल मीडिया पे हर बंदा जो अपना वीलॉग कर रहा है वो सिटीजन जर्नलिस्ट है, उसका राइट है कि वो जो मर्जी कहे। हाँ, अगर आप किसी पर इल्ज़ाम लगाते हैं फिर आप उसका सबूत दें, और अगर आपके पास सबूत नहीं है तो वो आदमी उनको यू कैन टेक दैट पर्सन टू द कोर्ट ऑफ लॉ, जहाँ पर आप उन्हें सज़ा सुना सकते हैं। आज़ादी सहाफ़त किसी को ये इख्तियार नहीं देती कि वो किसी ग्रुप को, किसी शख्स को इसलिए लताड़ना शुरू कर दे कि जी वो उनके बयान से मुत्तफिक नहीं है। अब कोई सहाफ़ियों की बेइज्जती नहीं की मौलाना तारिक जमील साहब ने। उन्होंने एक बात कही कि एक मीडिया के चैनल ने मुझसे कहा, ओनर ने, कि जी मैंने उनसे कहा कि झूठ ख़त्म कर दें, बंद कर दें चैनल से, तो उसने कहा कि अगर मैं झूठ बंद करूंगा तो चैनल बंद हो जाएगा। अब मौलाना ने किसी ओनर का नाम नहीं लिया, बिल्कुल ऐसा बड़ेपन का इजहार किया उन्होंने, माफी मांग के भी उन्होंने बड़ेपन का। मैं ये समझता हूँ, मेरा अपना ज़ाती ख्याल है कि मौलाना ने माफ़ी इसलिए मांगी कि ही वांट्स टू मूव फॉरवर्ड। ऐसा ही है। ये जो बहस है बहुत अगली हो गई थी, लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर वो ना माफ़ी मांगते और इस चीज़ को हम बतौर सोसाइटी सेटल इस तरह करते कि ये हर बंदे का राइट है कि वो अपने ओपिनियन के साथ जिंदा रहे और अपने ओपिनियन के साथ वो काबिल इज्जत भी रहे। सर ये आज़ादी सहाफ़त नहीं है ना, ये स्पेसिफिक ग्रुप है। अगर आप गौर करें उनके सवालात और जिस तरीके से उन्हें बुलाया गया शो में और जिस तरीके से उन्होंने रिएक्ट किया, मेरे ख्याल में एक स्पेसिफिक ग्रुप है जो स्पेसिफिक एजेंडाज के ऊपर काम कर रहा है। दैट्स द रीजन। अगर आप इसको आज़ादी सहाफ़त से जोड़ते हैं ये अच्छी चीज़ है, लेकिन इसमें मुझे वो आज़ादी सहाफ़त नजर नहीं आई, क्योंकि एक स्पेसिफिक मालिक को टारगेट किया गया। सर लेट मी कंप्लीट। एक स्पेसिफिक मालिक को टारगेट किया गया, उसके बाद ये रिएक्शन आना शुरू हो गया। सर नहीं, देखिए मेरी बात सुनो, मैं चाहे एक स्पेसिफिक ग्रुप हो, क्या जब स्पेसिफिक ग्रुप बन जाता है तो आज़ादी इजहार का उनका राइट ख़त्म हो जाता है? नहीं, आप इस बात को समझें। ये जो कॉन्सेप्ट जहाँ से आया है, आप मगरबी सोसाइटियों को अगर आप यूरोप और अमेरिका से अगर आप कंपैरिजन करें, देखिए ऐसा ही है। किसी भी शख्स को कुछ भी कहने की इजाज़त है अनलेस कि वो किसी के मजहब की तौहीन ना करे, किसी के खुदा को बुरा ना कहे। तो फिर इतना रिएक्ट क्यों किया इन लोगों ने? ये गलत है ना। सवाल का जवाब मैं यही अर्ज कर रहा हूँ कि अभी हम सोसाइटी ओपन हो रही है, ये चीजें गुफ्तगू से तय होंगी। और जिन्होंने सर क्रिटिसाइज किया है ना, ये बड़ी बड़ी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स हैं और ये वहां पर जाके आज़ादी सहाफ़त का सबसे ज्यादा प्रचार करते हैं। देखिए मैं आपसे यही ये क्या इवॉल्व होंगे? ये तो ऑलरेडी इवॉल्व्ड है। नहीं, यही तो हम बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर अभी बहुत कुछ हम लर्न कर रहे हैं, वक्त के साथ साथ लर्न करेंगे। ये बड़ी वाइब्रेंट कौम है और सोशल मीडिया की मौजूदगी में अब कोई किसी को ये नहीं कह सकता कि मैं सहाफ़ी हूँ और आप सहाफ़ी नहीं है। हर वो शख्स जो इस टेलीफोन को यूज करता है वो सहाफ़ी है।
ठीक है, उसकी ओपिनियन है एंड वी नीड टू रिस्पेक्ट दैट। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि अगर आप किसी पर इल्जाम लगाते हैं जाती, तो उसके लिए आपके सबूत होना चाहिए। एक बंदा कहता है यार ये मीडिया झूठ बोलता है, ओके आपका राइट है, आप कहें जनाब मुझे लगता है आप झूठ बोल रहे हैं, अब इसमें क्या प्रॉब्लम है? एज लॉन्ग एज अगर आप ये डिसेंसी के साथ बात कर रहे हैं, अपना नुक्ता नजर बयान कर रहे हैं, तो इस बात को समझें। आजादी सहाफत का मतलब है टॉलरेंस, वो टॉलरेंस जो किसी दूसरे को उसके नजरिए के मुताबिक जिंदा रहने का हक दे और आप उसकी रिस्पेक्ट करें। हमें वो, मुझे अफसोस है, मैं देखें हामिद मीर साहब हो, मालिक साहब हो, मैं मंसूर साहब हूँ, मैं और ये बड़े ऑनरेबल लोग हैं अपने प्रोफेशन में, इन्होंने बड़ा, इनका जो भी नुक्ता नजर है ये इनका अपना नुक्ता नजर है। वी नीड सर मसला ये है ना, ये इनका अपना नुक्ता नजर नहीं है, ये जहाँ पे काम करते हैं, जिसके अंडर काम करते हैं, ये उसका नुक्ता नजर है और वो कहता है कि मैं एक बिजनेसमैन हूँ, मैं एक बिजनेसमैन हूँ, इससे हमें बाहर नहीं आना चाहिए। खैर जी, प्रोग्राम में वक्त जब ब्रेक से वापस आते हैं तो सभी साहब इस सवाल का जवाब देंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और ब्रेक पे जाने से पहले मैंने सवाल किया था जिसका जवाब देना चाहते समीर साहब कि बिजनेसमैन के लिए काम करने वाले लोग उसके एजेंडे को आगे लेके जाते हैं। सर सहाफत का कोई ताल्लुक नहीं है उससे। ये बात हकीकत है। मेरे साथी एंकर जिस बात से माने या ना माने कि जो भी चैनल का मालिक है, न्यूज़ भी उसकी पॉलिसी को फॉलो करता है और जो एडिटोरियल पॉलिसी और जो प्रोग्राम्स होते हैं वो भी उन्हीं के मुताबिक किए जाते हैं। ये मुमकिन नहीं है। देखिए मैं यहाँ पे बोल में बैठा हूँ ना, तो ये इस चैनल के मालिक शुएब शेख साहब, बिल्कुल, तो ये मुमकिन नहीं है कि मैं कोई ऐसी चीज़ यहाँ पर मुस्तकिल करना शुरू कर दूँ जो उनको पसंद नहीं। ठीक है, वो एक ख़ास हद तक तो हर जगह पे एक होता है आपके पास गुंजाइश कि आप कर सकते हैं कोई रैशनल की बुनियाद पर, लेकिन एवेंचुअली एट द एंड ऑफ द डे जो मैं बात कर रहा हूँ उसको आप समझिएगा, जो भी किसी बिजनेस का मालिक है उसकी राय, उसकी ओपिनियन उस पर प्रिवेल करती है। ये एक फैक्ट है, इट्स ए फैक्ट ऑफ लाइफ। अगर कोई जियो का एंकर ये कहता है कि वो शकील साहब की मर्जी के बगैर प्रोग्राम कर रहा है, और दुनिया का एंकर ये कहता है कि वो मियां आमिर महमूद साहब की मर्जी के खिलाफ है, या एक्सप्रेस का एंकर ये कहता है जी लखानी साहब तो मुझे कहते रहे ये ना करो, मैंने कहा मैंने तो ये करना ही करना है, नहीं, या ARY के हमारे कोई दोस्त ये कहें कि भाई हमने कर लिया है, एक खास हद तक एक टॉलरेंस होती है, बस अगर आप उस लाइन से जब अब आगे आते हैं तो फिर वो मामला ग्रे हो जाता है, फिर वो कहीं और हो जाता है। अब बहुत हमारे एंकर्स ने तकलीफ़ हुई है, हमारे और बहुत सारे सहाफ़ियों को, बड़ा ओ जी ये क्या कह दिया मौलाना तारिक जमील साहब ने। ऑन ए लाइटर नोट, मैं एक क्लिप है पुराना कि, और ये क्लिप मलिक रियाज साहब का है, उन्होंने जियो को इंटरव्यू दिया, उन्होंने एक गुफ्तगू की सलीम साफ़ी साहब के साथ। आजकल सलीम साफ़ी साहब बड़े चैम्पियन हैं मौलाना तारिक जमील साहब के हवाले से, तो मैं वो क्लिप सुनाना चाहता हूँ। अच्छा, मलिक साहब बहुत काबिल एहतराम है और उन्होंने भी सच बोला। एक्चुअली मैं ये क्लिप मैं दिखा रहा हूँ ये कि मलिक साहब भी जो बात कर रहे हैं ना वो सच्ची बात कर रहे हैं, लेकिन उनकी बात पर कोई रिएक्शन नहीं आया, उनकी बात पर किसी ने नहीं कहा कि जी ये जो जिस तरह मौलाना तारिक जमील साहब ने तो वैसी बात भी नहीं की। जरा वो क्लिप पहले सुनवा दें, फिर उसके बाद मैं वो अपने जो तमाम हमारे एंकर्स हैं मैं फिर उनके सामने ये सवाल करता हूँ कि जरा अब आप जवाब दीजिए। अब देखिए बात ये है, ये मलिक रियाज साहब जो भी कह रहे हैं ना यकीन करें सच कह रहे हैं। आई एग्री विद हिम। मैं बहुत सारी चीज़ों पर उन पर क्रिटिसाइज करता हूँ, लेकिन ये जो गुफ्तगू है ना बिल्कुल पैसे के बगैर काम नहीं होता, ये हकीकत है। बिल्कुल ठीक बोला। रिश्वत लोग लेते हैं, यहाँ पर क्या होता रहा, और 15 लाख और ये बात देखें, और ये बात भी सही है कि एंकर्स जो हैं, बहुत सारे एंकर्स छाता बरदार हैं, आप उठा के देख लें उनको, कोई प्रैक्टिकल रिपोर्टिंग नहीं की हुई, कुछ नहीं किया हुआ, चंद लोगों ने किया हुआ, लेकिन अपने ताल्लुकात की बिना पर, कनेक्शंस की बिना पर, मालकान के खास मंजूर नज़र होने की बुनियाद पर उन्होंने बड़े बड़े प्राइम टाइम शोज़ किए हुए हैं, बैठे हुए हैं और लाखों रुपए तनख्वाह ले रहे हैं। मलिक रियाज साहब यही कह रहे हैं ना। अच्छा जी, इस पे तो कोई किसी ने आज़ादी सहाफ़त का और उस वक्त ये कोई इशू नहीं बनाया, क्यों? मलिक रियाज साहब सच बोला, उन्होंने कहा मलिक सच बोला, इसलिए अच्छा उसमें आपने देखा सलीम साफ़ी साहब बैठ ही गए, हाँ। मैं बहुत गुनहगार हूँ, मैं माफी मांगता हूँ, मैं तो कुछ भी नहीं किया, आप सही कह रहे हैं। क्यों? इसलिए कि उन्हें ये पता था कि जिस चैनल में वो काम करते हैं, बिल्कुल, अभी अगर थोड़ा सा मैंने कुछ और सवाल किया ना तो बस जैसे ये प्रोग्राम खत्म होगा इतने साडा भी काम खत्म हो जाए, कॉल आ जानी सीधी, 80 भी फिर निकल जाते हैं। तो ये मौलाना तारिक जमील एक बहुत प्यारे इंसान है, अल्लाह ताला
उन्हें खुश रखे, उन्होंने हमेशा दुआएं मांगी हैं और अपनी समझ के मुताबिक उन्होंने इजहार ख्याल किया पाकिस्तानी माशरे के हवाले से। हमें वो देखना चाहिए कि वो खामियां कोताहियाँ वो क्या थी। इसको मीडिया और उनके दरमियान इज्जत का मसला नहीं बनाना चाहिए था। टारगेट एक और ये मैंने मलिक साहब की बात देखिए, मलिक साहब ने भी सच बोला हुआ है, बिल्कुल ऐसा, और ये सही कह रहे हैं वो। लेकिन उस वक्त तो किसी ने कोई नहीं कुछ कहा, कोई नहीं बोला, इसलिए कि वो मलिक रियाज था। वो सब तमाम चैनल जो हैं इश्तिहार लेते हैं और वो इंटरेस्ट बड़े बड़े ताकतवर, नहीं एक सेकंड जरा बात आप भी मुझे कंप्लीट कर लेना, बीच में बोलने लग जाती हैं आप कि बड़े बड़े ताकतवर लोगों से उनके ताल्लुकात हैं, तो इसलिए कोई उन्हें टच नहीं कर सकता। तो उस वक्त ये सारे बैठ गए, हर वक्त बैठ जाते हैं। लेकिन मौलाना तारिक जमील को पकड़ लिया, ओहो जनाब ये कह दिया उन्होंने, ये सहाफ़ियों के बारे में, मीडिया के बारे में बड़ी गलत फहमी पैदा हो रही है। ओ भाई मीडिया के बारे में तो सच फहमी बताई है उन्होंने। आप जाएं अभी सड़क पे, आजकल तो रिक्शे वगैरह बंद हैं, टैक्सी ड्राइवर से पूछें, किसी चैनल का नाम बताएं, किसी एंकर का नाम बताएं, वो आपको बता देगा कि ये कहाँ से सारा मामला इनका हो रहा है। आप स्ट्रीट विजडम जो है, लोग बेवकूफ़ नहीं है, लोग बहुत चीज़ों को जानते और समझते हैं। और इसीलिए मैं आपको बताऊं, हमारे यहाँ जो मौलाना तारिक जमील साहब ने जो बात कही ना कि हमें अपनी मुनाफकत को ख़त्म करना होगा, हमें जो सच है उसका सामना करना पड़ेगा। बात करने से बात ठीक होती है, गुफ्तगू करने से मामला हल होता है, गुफ्तगू ना करने से या किसी को ज़बरदस्ती गुफ्तगू से रोकने से मामला ख़राब होता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जो आप जो हम बात कर रहे थे ना, अच्छा अब मैं आपको बताऊं, जब मैं स्टोरी रखी हुई आपके लिए, फाइनेंशियल टाइम्स क्या लिखता है देखिए ना, मौलाना ने कहा इंटरनेशनल मीडिया, आप गौर से सुन लें, झूठ बोलता है। अभी आज इस वक्त पूरी दुनिया कोरोना से लड़ रही है, फाइनेंशियल टाइम्स क्या कहता है, ओ जी इमरान खान को फौज ने साइडलाइन कर दिया। बिल्कुल ऐसा है, ठीक है। उसमें वो 22 मार्च का देते हैं जी कि उस वक्त ये कहा प्राइम मिनिस्टर ने कि लॉकडाउन नहीं होगा, और फौरन ही मेजर जनरल इफ्तिखार बाबर DGI SPR आ गए चंद घंटों के बाद, और उन्होंने कहा कि जी ये शट डाउन होगा। तो वो तो उन्होंने कोरोना की बीमारी को एक अपॉर्चुनिटी समझते हुए पाकिस्तान की फ़ौज ने इमरान खान को साइडलाइन कर दिया, और फिर वो जो नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी और वो सारा उसका जिक्र कर रहे हैं। मुझे आप ये बात बताएं, अमेरिका में इस वक्त कौन चीज़ों को कंट्रोल कर रहा है? उनके नेशनल गार्ड्स। ये सारे जो कर्फ्यूज़ लगे हुए वहाँ पे कौन कंट्रोल कर रहा है? बरतानिया में कौन है? अब इंडिया में कौन है? फ़ौज आती है पाकिस्तान की मदद करने के लिए, अपने मुल्क की, पाकिस्तान में जब सिविल हुकूमत उन्हें बुलाती है। लेकिन ये मगरब का मीडिया जो पाकिस्तान की फ़ौज को तनकीद का निशाना बनाता है, यानी हम खुद आप देखें ना। देखिए मुझे यहाँ पे थोड़ी सी इजाजत दें, उसका ये रीज़न ये है कि अगर आप इसको पूरी स्टोरी को पकड़ें तो इसमें 2 बंदों के जिक्र हुआ हुआ है, और दोनों का ताल्लुक जो है वो एक ही जमात से है, और फिर इन्हीं के जो चेयरमैन हैं वो जाके BBC को इंटरव्यू देते हैं। तो ये सारी चीज़ें रिलेटेड हैं, और मैं तो इस तरह के आर्टिकल्स को बॉदर भी नहीं करती। शहरी रहमान है शायद, और एक वो नफीसा शाह है जो उनकी कायम अली शाह साहब की साहबजादी, दोनों बड़े काबिल एहतराम। देखिए शहरी रहमान साहबा भी और नफीसा शाह साहबा भी, दे आर वेरी लर्नड पार्लियामेंटेरियंस, लेकिन उनका एक पार्टी से ताल्लुक है, इसलिए उन्होंने क्रिटिसाइज किया है। हाँ। और ये बयानिया फाइनेंशियल टाइम्स जैसा इदारा, मैं तो इस पे हैरान हूँ कि खैर मुझे हैरान नहीं होना चाहिए, इसलिए कि हमें पता है, हम तो रोज़ाना अपने प्रोग्राम में जिक्र इस बात का करते हैं। ये जो बयानिया है ना, जो पाकिस्तान के अंदर जिसे हम 5th जनरेशन वॉरफेयर कहते हैं, मौलाना तारिक जमील साहब इसी का जिक्र कर रहे थे। कितने दुनिया की, अमेरिका की मीडिया आउटलेट्स, इसराइल में जो फ़लस्तीनियों के साथ जुल्म है उस पर बात करते हैं। कितने इंडिया आउटलेट्स जो हैं, इंडियन आउटलेट्स, वो जो कश्मीर के अंदर जुल्म हो रहा है, मुसलमानों के साथ जो जुल्म हुआ है, अजान तक बंद कर दी गई है, उसका कितना वो जिक्र करते हैं। तो ये जो सारा मीडिया ये मुख्तलिफ नैरेटिव बयानियाँ देने के लिए, आप मुझे बताएं इराक पर हमला करना था तो WMDs, ये अमेरिका ने मीडिया के जरिए पूरी दुनिया को बताया, झूठ बोला कि यहाँ पर वहाँ पे कुछ नहीं निकला। सीरिया के अंदर जब कार्रवाई करनी थी तो कह दिया कि जनाब ये वो जहरीली गैस इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, ईरान को दबाना है तो ये कह दिया कि जनाब ये न्यूक्लियर प्रोग्राम बना रहे हैं। क्या किया इन्होंने जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ? हेनरी किसिंजर ने कहा था कि ऐसी इबरतनाक सजा तुम्हें देंगे कि याद करोगे तुम। बिल्कुल। तो ये ताकतें जो इंटरनेशनल ताकतें हैं, ये सारा अपने बेसिकली मौलाना साहब स्टेबिलिटी चाहते हैं ना। अगर आप नोट करें उनके बयानात भी ऐसे ही होते हैं, खान साहब के साथ जो उनके राबते हैं वो भी ऐसे ही होते हैं। वो बेसिकली पाकिस्तान के हक की बात करते हैं, इसलिए एक स्पेसिफिक ग्रुप ने उनको इस तरीके से टारगेट किया। और वैसे भी ये फरहान बुखारी साहब में मेरे ख्याल रिपोर्ट, सो अक्सर उनकी रिपोर्ट्स ऐसी होती हैं। प्रोग्राम में वक्त सर इंडीड मैंने हरगिज ये नहीं कहा सर, लेकिन उनकी रिपोर्ट्स ऐसी होती हैं। अगर आप पिछली भी निकाल के देखें इसलिए होती है ना कि उनके इदारे की पॉलिसी है, पेचेक वहां से आता है ना यार, एजेंडा। प्रोग्राम में वक्त एक छोटी सी ब्रेक से वापस आते हैं, मजीद भी बात करेंगे। स्टे विद अस।
वेलकम बैक नाज़रीन, फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और ये 18वीं तरमीम और बिलावल भुट्टो तो बहुत ही परेशान है सर। अच्छा, ये इस पे चलते हैं। पहले हम ब्रेक पर जाने से पहले आपने ना फरहान साहब का जिक्र किया और ये कहा कि ये फाइनेंशियल टाइम्स की खबर, देखें खबर पॉलिसी की, इदारे की पॉलिसी के मुताबिक होती है। वेस्ट ने क्या किया हुआ है, उन्होंने एक एडिटोरियल बोर्ड बनाए हुए हैं। उन एडिटोरियल बोर्ड में वो बंदे मेंबर हैं। अच्छा, जब एक बात, ये जो आपको सारा समझ आ जाएगा, थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दो। ये जिन लोगों को बड़े बड़े अवार्ड मिलते हैं ना जी जी, और उनका प्रोफाइल, उनका पोर्टफोलियो बनाया जाता है, ये अवार्ड उन्हीं को दिए जाते हैं जो उनकी ख़ास पॉलिसीज़ को टो करते हैं। फिर ये उनको रखा जाता है एडिटोरियल बोर्ड्स में और कहा जाता है कि ये वो हैं जो फ़लाँ अवार्ड याफ्ता, फ़लाँ अवार्ड याफ्ता, फ़लाँ इन्होंने काम किया हुआ है, ताकि वो जो कुछ भी कर रहे हो ये बताया जा सके कि बड़े अथेंटिकेटेड, बड़े ऑनेस्ट और जनाब बड़े अक्रॉस द बोर्ड अप्रोच रखने वाले आदमी हैं। वो एडिटोरियल बोर्ड में आ जाते हैं और फिर वो कोई खबर ऐसी आई हो जो पॉलिसी, उनको पता होता है, बताने की ज़रूरत नहीं होती। दे न्यू, प्रोग्राम होते हैं फुल, वो लाइनें काट दे, कड़क 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 कड़क। और जिसको पता है, जो स्मार्ट रिपोर्टर हैं, जैसे प्राइम मिनिस्टर कहते हैं ना स्मार्ट लॉकडाउन, इसी तरह स्मार्ट रिपोर्टिंग, स्मार्ट जर्नलिज्म, उनको पता होता है कि ये कौन सी चीज़ है जो सही हिट करेगी। तो वो फिर उसी तरह की स्टोरीज़ वो करते हैं, उससे उनकी नौकरी बहाल रहती है, उससे उनकी। अब ये अमेरिका में वहाँ पर तूफ़ान आ जाए, ज़लज़ला आ जाए और नेशनल गार्ड्स आके टेक ओवर कर लेते हैं, तो ये कभी नहीं लिखेंगे कि वहाँ पर ट्रंप को या बुश को साइडलाइन कर दिया। ये बरतानिया में कभी नहीं, इंडिया में कभी नहीं, पाकिस्तान में। और भाई पाकिस्तान की फौज पाकिस्तान की है और वो आके पाकिस्तान की सिविल हुकूमत के साथ मदद कर रही है पाकिस्तान के लोगों के लिए। तो अगर उसने, पाकिस्तान की फौज ने आके टेक ओवर किया है सिविल हुकूमत के साथ, तो ये पाकिस्तान के लिए है। इसमें मुझे बताएं ना क्या कुछ गलत आप मामे लगते हैं, साइडलाइन कर दिया। आप कौन होते हैं ये कहने वाले कि साइडलाइन हुए या नहीं हुआ? आप अपने मुल्क में देखें, आप बात करें जरा, जो आप फलस्तीन में लोगों का कत्लेआम कर रहे हैं, जो कश्मीर में आपने कत्लेआम किया है, जो वहां पर डिस्क्रिमिनेशन आप कर रहे हैं, आप उसका बात करें। आप इधर की क्या बात करते हैं? ह्यूमन राइट्स वायलेशन की आप वहां पे बात करें। होंठ सिले में है सर, उसमें तो नहीं कर सकते ना आप इसमें। ये आप तो नौकरी चली जाएगी। यही मौलाना तारिक जमील साहब ने कहा झूठ बोलता है। उनके कॉन्टेक्स्ट में वो ये नहीं था कि जी जो मरियम औरंगजेब क्या कह रही है और जी शहबाज शरीफ क्या कह रहे हैं। वो एक बड़े पर्सपेक्टिव में बात कर रहे थे दुनिया का और मुसलमान और इस्लाम और जो इस वक्त आलम इस्लाम पर जो प्रॉब्लम है उसके हवाले से वो बातें कर रहे थे। तो उसको इन्होंने इस अंदाज में एक आके कैंपेन चलाई उनके खिलाफ, जिन लोगों ने भी चलाई, उसमें ज़्यादातर सोशल मीडिया पे थी। तो वो बहरहाल ये बेसिकली ये है वो चीज़ जो वो कह रहे थे। अब आप 18th अमेंडमेंट की बात करें, देखिए 18th अमेंडमेंट ये आपने, यानी ये मुझे समझ नहीं आई। 18th अमेंडमेंट वापस हो जाएगी तो क्या फिर इसका मतलब है गरीब के घर चूल्हा जलना लग जाएगा? फिर ये जो ट्रैफिक का निज़ाम ख़राब है, ये ट्रैफिक पुलिस वाला या आम थानों में जो रिश्वत लेता है वो बंद हो जाएगी? ये जो दुकानों में मिलावट ज़रा मिर्चें आपको मिलती हैं ये ठीक हो जाएंगी खुद ब खुद? सिस्टम कोई भी हो, अगर आप उसको ईमानत और दयानत से चलाएं तो वो चलता है। अभी आपको मैं मिसाल दे देता हूँ। अमेरिका में प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है ना, यहाँ पे कहते हैं ओ जी वो नहीं चल सकता प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अयूब खान साहब ने भी किया था, फलां ने भी किया था। वो 58(2) का बहुत रेफरेंस देते हैं। जरा सुन लें, अमेरिका में चल रहा है ना, क्यों चल रहा है? वहां पर वो कौम उस सिस्टम को दयानतदारी से चला रही है अपने लिए। बरतानिया में हम कहते हैं यहाँ पे ओ जी ये करोड़ोंपति आ गए और पार्लिमानी निज़ाम ये कुछ डिलीवर नहीं कर रहा। बरतानिया में कर रहा है ना, क्यों? वहां पर दयानतदारी, वहां पर किसी पॉलिटिशियन ने ये कदगन नहीं लगाई आके कि जनाब आप ये कोई पार्टी के खिलाफ अगर वोट देगा तो बस उसकी मेंबरशिप कैंसिल हो जाएगी। और फिर वहाँ का जो सियासतदान है, अगर वहाँ की एस्टेब्लिशमेंट ने उन्हें कहीं इस्तेमाल करने की जरूर कोशिश की है तो वो उस कानून और आइन के दायरे में तो ज़रूर इस्तेमाल हुआ है। उसने आगे किसी माशाल्लाह की हमायत नहीं की। ये नवाज शरीफ माशाल्लाह की पैदावार, ठीक है, मैं आपको सबको गिना दिया। शहबाज शरीफ माशाल्लाह की पैदावार, ये मौलाना फजलुर रहमान के वालिद मौलाना मुफ्ती महमूद भुट्टो के कातलों में से ज़ियाउल हक ने मारा, उनको इन्होंने सपोर्ट किया। ये आज असफद यार वली, ये वली खान साहब के साहबजादे हैं जिन्होंने ये कहा था कि कब्र एक है बंदे दो हैं। ये वो सब लोग हैं, मैं एक एक बंदे का नाम आपको गिना सकता हूँ जिन्होंने जिस वक्त ज़रूरत पड़ी, इन्होंने जिन लोगों ने आके आइन को तोड़ा ये उनके साथ खड़े हो गए जाके। फिर उसके बाद ये आइन की बालादस्ती के लिए आ गए लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए। तो अभी क्या तकलीफ है इनको? एहसन इकबाल साहब फौज पर तनकीद करने से पहले ज़रा अपनी वालदा साहबा का सारा जो पॉलिटिकल कैरियर है उसको देख लें। कोई किसी से बात करने की कोई ज़रूरत ही नहीं। ख्वाजा आसिफ साहब, इनके जो वालिद साहब है ख्वाजा सफदर, वो जो मजलिस शूरा थी ना, जिसको पता नहीं किस नाम से कहा जाता था,
मैं वो नाम नहीं इस्तेमाल, उसके वो चेयरमैन थे, अब वो आके बन गए चैंपियन, उसके जमहूरियत के चैंपियन। ये जब देखें, ये मुनाफकत की बुनियाद पर बातें करते हैं। दिस इज द ओनली डिफरेंस इमरान खान और इनके दरमियान। इमरान खान किसी माशाल्लाह की पैदावार नहीं है। लोगों ने, मैंने वो लाहौर का जलसा, आप भी शायद थी, जो हम लाहौर का जलसा देखा था, जो 2013 में था शायद हुआ वो, सर ऐसे में 11 में था। पूरी कौम नहीं, अभी भी जाके आप सर्वे करवा लें, पॉपुलर लीडर, बहुत बड़ा जलसा था, लोग उनके साथ खड़े हैं, इनकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। तो ये इधर से उधर से बहाने ढूंढ के ये करके वो करके। अब मैं ये जो हम बात करें 18th अमेंडमेंट, देखें ये भी गलत है जो जिस पर गवर्नमेंट इस तरफ चल निकली है इस वक्त। 18th अमेंडमेंट आप साथ लें, आप लोकल गवर्नमेंट को बहाल करें और थोड़े अरसे के लिए आप करप्शन पे कोई कंप्रोमाइज़ ना करें। खुदा के लिए साथ चलने का ये मतलब नहीं है कि आप करप्शन के चार्जेस ख़त्म कर दें। ये जो नैब के आपने उसको टूथलेस करने की आप कोशिश की, गलत थी। मुझे पता है उस वक्त ज़रूरत थी आपको वोटों की, अभी भी आपको अभी भी कर रहे हैं, नहीं करना चाहिए। सर वो जो कमीशन बनाया जा रहा है उसका मेंबर कौन कौन होगा, एक सवाल उठता है ना इसके ऊपर। अगर आपने चेयरमैन नैब से उनके पैराग ले लें तो सवाल तो उठेगा ना सर। एक राय दे सकते हैं ना। मैं मुझे पक्की तरीके से याद है, आपने मुझे कहा था ये जो 18 अमेंडमेंट है ये तब तक नहीं हो सकती पूरी मेजॉरिटी ना हो। अगर मेजॉरिटी नहीं है तो फिर बिलावल साहब को नींद क्यों नहीं आ रही? भाई सो जाओ घर जाके। उनको तो मैं यही कहूंगी ऐसे राब्ते रुब्ते करने लगे मैं वो। खैर जी, हम दोनों को इजाजत दें आज के प्रोग्राम से। अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह के बाद। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।